हाँ जी, क्लियर है? चलिए, हाँ रिकॉर्डिंग में लगा देते हैं। जैसे इन्होंने मैसेज डाला था और ये खुद ही आ गया आज। क्वेश्चन नंबर, चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि पहले बताओ करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में लेके आना है ना? ये दे रखा है, हमें कौन सा फॉर्मेट है, सेट बेटर फॉर्म। एलिमेंट्स लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो बेटर ये है, मैं क्वेश्चन लिख रहा है, ऐसे ही आप आंसर देंगे, बुक आपके पास है ही। x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ये सेट करके दे रखा है। आइए बताएंगे ना आंसर क्या लिखने वाला हूँ, है ना। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और डैश डैश डैश, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलिए अगले पार्ट का आंसर लिखेंगे। अगले पार्ट में जो हमसे कह रहे हैं सेकंड पार्ट में हमारा बी सेट है। इसका स्टूडेंट कई बार आंसर गलत देते हैं, सोच समझ के आंसर देना कि हाँ वही, क्यों सारे क्वेश्चन वही है, वही बस एक बार फाइनल टच दे रहे हैं हम इसे ना। सपोज करो कुछ भी छूट भी गया होगा तो अब सब कवर हो जाएगा ना, कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा। एक बार रिवीजन भी हो रहा है आपका और फाइनल टच भी दे रहे हैं। जरा सोच के बताएंगे जरा कि इंटीजर है और इंटीजर में भी क्या है हमारा, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा। आप बता सकते हो कि क्या आंसर होगा पहला? 0। हाँ, आपका 0। वरुण आपका क्या माना होगा? 0। हाँ, वही आपने समझाया 0 क्यों हुआ? नहीं, अब देखो इसके लिए नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लो, बेटर ही है। नंबर लाइन क्या होती है, यहाँ से -∞ से लेके +∞। यहाँ पर आपका कितना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5, उससे पहले क्या होगा -1। पहले ये बताओ कि -1/2 कहाँ पर लाई करेगा? -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ये बात क्लियर है? सपोज करो यहाँ लाई कर रहा है और 4.5 कहाँ लाई करेगा? 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। बात क्लियर है? अब वो इंटीजर इससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या आएगा पहला इंटीजर 0, फिर 1, फिर 2, फिर बस यहीं ब्रेक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 4.5 से 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। आई क्लियर है सक्षम आपको? चलिए फिर आगे बताएंगे अगले पार्ट का आंसर जरा। हाँ आराम से लिखो, आराम से, जब आप कहोगे जब ही हटाऊंगा, है ना। बस समझ लेना, अच्छे से समझने में कोई दिक्कत है वो तभी डिस्कस कर लो, हटाऊंगा मैं जब आप कहोगे। थर्ड वाला जो भी लिखने जा रहा हूँ मैं भी, अच्छा ये तो कर ही रहा हूँ, ये तो कर ही रहा हूँ। पढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट को, है ना। सी वाला सेट है और इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कितना है, z, यानी कि इंटीजर है, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए, है ना। ये हमसे कह रहे हैं। फिर देखो यहीं पे देखो बेटर ये है, यहीं से डिस्कस करो। 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहीं से जस्ट करो। अगर मैं -3 लेता हूँ तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। क्या वो 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है? यानी कि -3 नहीं आने वाला, कट लगा दिया मैंने, ये नहीं हो सकता, है ना। अब -2 पे जस्ट करो जरा, -2 का स्क्वायर करो। हाँ जी, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, प्लस में आता है। क्या हो गया 4। क्या वो 4 या 4 से छोटा है? तो दी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला नंबर क्या आ गया इसमें, -2। फिर जाओ -1 पे, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, वो 4 से छोटा है, तो आंसर क्या आ गया -1। फिर 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर अब ब्रेक लग गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, वो 4 से ना तो छोटा है ना ही 4 के इक्वल है, 4 से वो तो बड़ा हो गया, है ना। तो उसने इस वाली कंडीशन को क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो आंसर बस यहीं पर ही क्या लग जाएगा हमारा, ब्रेक लग गया, यानी कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गया। बात क्लियर है? अच्छा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ जरा, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ x² लेस देन इज इक्वल टू 25, तो क्या फर्क पड़ जाता है इसमें, कितने बढ़ जाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ये आप बता सकते हो कि अगर मैं ये वाली कंडीशन बना रहा हूँ तो आंसर क्या है इसका यहाँ पर, -5, वेरी गुड, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5।
अब 25 आ गया, -5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25। तो अब ये नंबर आते हैं ना, नंबर बढ़ जाते हैं हमारे, है ना भाई। मैं आपको क्लियर है, आप जैसे पहले नहीं थे इसलिए आपसे ज्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे सब टेबल कर चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना ऑलरेडी हम। हाँ क्लियर है आपको ये? चलिए थर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया, आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। हाँ ये बताइए जरा, फोर्थ का आंसर बताइए जरा, आप बताओ जरा फोर्थ का आंसर। हाँ जी क्या है, LOY लॉयल, है ना, मगर सेट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना, थोड़ा सा है ना, मगर सेट में कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, LOY, बस कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दो, है ना। भले ही एल इसमें दो बार हो बट एल दो बार नहीं आएगा। अगर आपने सपोज को इसको आगे इसको पीछे कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आगे पीछे करने से कोई नया सेट नहीं बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाएंगे फिर जरा। हाँ जी, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग, ध्यान रखना इसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। पहला क्या आएगा हमारा फरवरी, फिर अप्रैल, बिल्कुल ठीक अप्रैल, फिर आएगा आपका जून, फिर जून जुलाई, जुलाई अगस्त, है ना, सितंबर, बिल्कुल सही, ये आंसर आने 5 आंसर थे। अगर हम ध्यान में पहले काउंट किया था हमने तो 5 मंथ थे जिसमें 31 डेज नहीं होते, है ना। बाकी आप जानते हो ना, ऐसे काउंट भी कर सकते हो आप। ये उठा हुआ क्या होता है 31 डेज का है, और जो डाउन वाला होता है वो 31 डेज नहीं होते, है ना। चलिए फरवरी में कितने दिन होते हैं आपके 20 डेज, और एक पर्टिकुलर लीप ईयर आता है उसमें फरवरी कितना का आता है हमारा 29, और लीप ईयर कितने समय के बाद आता है 4 साल के बाद। वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे टोटल 5, कॉन्सोनेंट 21, टोटल कितने हो गए आपके 26। ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए उसी लॉजिक पर क्वेश्चन फिर आ गया हमारा, है ना। इसमें कह रहे हैं कॉन्सोनेंट होना चाहिए और विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से क्या होगा पहले वाले, है ना, के से पहले वाले और कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो बताएंगे आराम से क्या लिखेंगे इसमें, B C D E F G H, है ना, I हट जाएगा, और J, और प्रीसीड के मतलब के से पहले वाले। ये बात क्लियर है आपको, ठीक, कॉन्सोनेंट होते हैं ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गए ना सारे, सर ये सारे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो आप सबके पास बुक है, एक बार जरा मैच करेंगे, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कौन सी फॉर्मेट है हमारी, रोस्टर फॉर्म, उसके सामने वाली फॉर्मेट कौन सी है सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको मैच करना है फर्स्ट का आंसर किस पार्ट से मैच कर रहा है, फर्स्ट पार्ट का आंसर किस पार्ट से मैच कर रहा है, जरा सभी बताएंगे। और फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर आपका थर्ड पार्ट, और फिर यहाँ फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का मैच बताइए, सेकंड का मैच बताइए, थर्ड का मैच बताइए, और फोर्थ का मैच बताएंगे आप। चलिए बाकी औरों से भी एक बार जस्ट कर लेते हैं। हाँ जी आपका क्या कहना है, फर्स्ट का राघव है ना आपका नाम, फर्स्ट का कौन सा पार्ट है आपका, फर्स्ट का थर्ड, वहीं आपका क्या मानना है थर्ड, वरुण आपका आदि भी कह रहे हैं थर्ड। तो फर्स्ट का अच्छा कैसे लिखा हुआ, थर्ड लिखा हुआ है ABCD लिखा हुआ है, ABCD, यानी कि फर्स्ट का क्या हो गया सी वाला पार्ट हो गया ना आपके हिसाब से, है ना, फर्स्ट का सी। अच्छा ये हाँ ये लो बिल्कुल चेक कर लेते हैं, और मेजॉरिटी बेसिस पर है तो आपका आंसर जहाँ तक सही ही होगा। भाई नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, बिल्कुल सही आंसर है ना, ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं 1 2 3 6, और वो डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। तो फर्स्ट का सी पार्ट आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड का हाँ देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में स्टार्टिंग 2 से होती है, तो सेकंड का क्या हो गया हमारा ए वाला पार्ट, और ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही। हाँ थर्ड का तो साफ पता चल रहा है ना, मैथमेटिक्स है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो थर्ड का वाला आ गया आपका डी वाला पार्ट। अब एक जो बचा है वो कौन सा है बी वाला, है ना। तो वो वाला क्या है हमारे पास बी, ऑड नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है, साफ पता चल रहा है, कहीं कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्लियर है इसे, है ना। चलिए तो ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ये 1.1 एनसीईआरटी से हम कंप्लीट कर रहे हैं, और लॉजिकली हम वैसे भी डिस्कस कर चुके थे सारी। हाँ जी सब कुछ क्लियर है, जिसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।
जैसे नीचे मैंने हेडिंग देख रहा हूँ, वो क्या है हमारा एम्प्टी सेट। क्या क्या नाम होते हैं बताएंगे जरा? नल सेट, वॉइड सेट, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? पाई से। पाई का मतलब होता है कोई भी गोला बनाइए और बीच में से काट दीजिए, है ना। ये सिंबल किसका? हमारा पाई का। ये पाई नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि x की वैल्यू 5 से छोटी है एंड x की वैल्यू क्या है? 7 से बड़ी है। तो क्या कोई आंसर हो सकता है जो 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा भी हो सकता है आंसर क्या कोई? नहीं। अच्छा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। देखो कंडीशन वही है, बस एंड हटा के मैंने और कर दिया। अब क्या आंसर पॉसिबल है क्या? यस सर। अब कितने आंसर पॉसिबल हैं? बहुत सारे, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हैं। जरा समझना, एंड का मतलब क्या होता है? बोथ कंडीशन सेटिस्फाई। इसको लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंप्यूटर अगर आपने प्रोग्रामिंग करी हो, वहां भी ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, है ना। जैसे मैंने अगर सपोज कर स्कूल का रिकॉर्ड है और नाम डाला आदि एंड क्लास 11, तो वो दोनों चीज चेक करेगा। और अगर सपोज करो और डाल दिया तो आदि वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका रिकॉर्ड डिस्कलेक्ट कर देगा वो, है ना। अब वो क्लास 11 से मतलब नहीं है अगर और कर दिया तो। लॉजिक मतलब क्यों इसका यूज किया जाता है? एंड का मतलब क्या होता है? बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, है ना। और इसमें क्या हो सकता है? और के केस में हो सकता है। तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से नंबर होंगे यहाँ पर जो 5 से छोटे होंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके 5। और क्या लगाएंगे इस पर? ओपन इंटरवल। समझे ओपन इंटरवल क्यों लगाया है? क्योंकि वैल्यू 5 से छोटी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 और 7 टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका जो आंसर है वो ये आंसर कहलाएगा। इसमें इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 5 से छोटे वाले भी आंसर होंगे, 7 से बड़े वाले भी आंसर होंगे, क्योंकि बीच में कंडीशन और की लगी हुई है। और का मतलब क्या होता है? एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड का मतलब क्या होता है हमारा? बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, मगर और के केस में ये आंसर होगा। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगता है? ओपन इंटरवल। ये ध्यान है ओपन इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल। अगर ये होता तो क्या होता हमारा? क्लोज इंटरवल। अच्छा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ जरा। अगर मैं कहूँ x इज लेस देन इज इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, तो क्या फर्क पड़ जाता है आंसर में? अब आंसर क्या आता है हमारा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 इन क्लोज इंटरवल। और क्या होता है यहाँ पर? 7 टू इन्फिनिटी। और ध्यान रखना, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इसमें हमेशा क्या लगता है? ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, इसलिए हमेशा उस पर क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती है ना, सिर्फ एजम्पशन है। कोई बात क्लियर है मेरी? चलिए अब बढ़ते हैं जरा आगे एक्सरसाइज पर, है ना। एक्सरसाइज एक बार निकालेंगे अपनी 1.2 और पेज नंबर आपका है एनसीईआरटी का 8 पेज, है ना। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 8। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 8, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रही गिव ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, यानी कौन से एग्जांपल ऐसे हैं जो इसमें नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपका क्या मानना है, ये नल सेट है या नहीं? नल सेट है। आदि आप उसका मही आपका क्या मानना है? हाँ बताओ तो क्या सोचोगे, नल सेट है या नहीं? हाँ जी, आपका क्या मानना है रजत? है आपका? आपका? हाँ जी, आपका क्या मानना है पहले वाले का? पहले वाले का यस है ना। क्या था इसमें? नेचुरल नंबर, और वो भी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। अरे जितने भी ऑड होंगे वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कोई नंबर आएगा ही नहीं। वहीं समझ में आया नल सेट का नंबर क्यों है? तो ये क्या है हमारे पास? यस, ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते ही नहीं, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नहीं है। अच्छा क्या एग्जांपल आएगा इसमें? हाँ, इसका एग्जांपल क्या आएगा इसमें? 2 आ जाएगा, है ना। और अगर एक भी एलिमेंट है तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका नो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर।
थर्ड वाले पार्ट कह रहे हैं x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर, तो अभी बात कर रहे थे हम, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और x इज लेस देन 5 और एंड x इज ग्रेटर देन 7। हाँ, ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि बीच में कंडीशन किसकी लगी हुई है, एंड की, है ना, इसलिए ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या लिखा जाएगा हमारा, यस लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइंस। हाँ, ये नल सेट होगा, इसका आंसर भी क्या लिखा जाएगा, यस, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। बात क्लियर है हमारी? चलिए, तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं हम इसके, हाँ हटा सकता हूँ इसे मैं? यस सर। कोई डर तो नहीं है इसमें अभी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, स्कूल का बताइए, स्कूल अब तो आपके सबके शुरू हो गए हैं, तो कौन सा? हाँ, वही पूछना चाहता हूँ। ओहो, वो चैप्टर शुरू कर दिया एकदम? तो आपका कौन सा शुरू हुआ है? सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी उसमें है ना, एपीजीपी का जो चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं पिछली बार तो था। अच्छा जीपी से, चलो और बताओ, स्कूल में क्या स्टार्ट किया है? आज स्टार्ट नहीं हुआ कुछ भी? अच्छा अच्छा, आपका क्या मानना है? सेट्स आपका? अच्छा अच्छा, अभी नहीं आपका कुछ भी नहीं कराया। रजत आपका कह रहे हो सीक्वेंस सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज में क्या पढ़ाया? अच्छा अच्छा, चलो चलो, वो तो हाँ ये आपका बताओ है, मतलब सेट ही चल रहा है ना? अच्छा ठीक ठीक, मतलब कौन चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ है ना, कई स्कूल में वही दिक्कत आती है ना, पहले चैप्टर की जगह तो सीधे सीक्वेंस सीधे वाले चैप्टर पे पहुंच गए एकदम, है ना, थोड़ा सा गलत फॉर्मेट है। चलो खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी, आपको देना है आंसर, इसमें आंसर देना है फाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट। हाँ, ये सभी को पहले तो डिफरेंस पता है ना फाइनाइट और इनफाइनाइट में, जिसकी बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती वो कौन सा सेट आता है? इनफाइनाइट। जिसमें कुछ लिमिट हो जाती है वो क्या होता है हमारा? फाइनाइट हो जाता है ना। तो लिखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले इनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बताएंगे। पहला पार्ट, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फाइनाइट या इनफाइनाइट में आपको आंसर देना है? फाइनाइट। अच्छा, आप बताएंगे 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। आप बताएंगे 1 2 3 99 डैश डैश 100 फाइनाइट, है ना। और आदि आप बताएंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट। हाँ जी रजत, आप बताएंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 फाइनाइट। हाँ, आपको क्या मानना है इस बारे में? फाइनाइट। बस क्लियर है हमारी? क्लियर है सभी को? तो 99 से छोटे प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग की किससे होती है? 2 से होती है, नहीं फाइनाइट है मतलब एक तरीके से, है ना। चलिए क्या, बिल्कुल सही आंसर है आपके। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं सेकंड क्वेश्चन को लेकर के? बढ़ते हैं फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार मैं लिख दूंगा सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये कह रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही बताना है। चलिए राघव आपसे स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट। और सक्षम आप बताएंगे सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट। ध्रुव आप बताएंगे सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी के? हाँ जी वरुण, चलो आप पे आते हैं। द सेट ऑफ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं बताता हूँ, ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। हाँ जी माही आप बताएंगे सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसमें स्टूडेंट का आंसर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, इनफाइनाइट। आप बता सकते हो कि आंसर इनफिनिट क्यों है? नहीं, अब जरा समझना है। अच्छा ये बताओ, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक नाम और होता है एक्स के साथ, वाई एक्सिस का एक नाम और होता है ऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। और ये कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं प्लेन को? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से साइन आते हैं आपके? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, है ना। क्या आते हैं? नेगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट में क्या आते हैं हमारे? दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस, है ना। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें
इसमें नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट ऐसे है आपका 0, -2, वो कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। गलत आंसर है। सो उसके आंसर बताओ जरा, कहाँ लाई कर रहा है ये? हाँ, ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट पर लाई नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है एक तरीके से। ये कहाँ लाई कर रहा होगा एक तरीके से? 0, -2। अब हम क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे, अब कोई थर्ड कहेगा, कोई फोर्थ कहेगा, है ना? तो कंफ्यूजन हो गया ना, इसलिए क्वाड्रेंट का नाम नहीं आएगा इस बार। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है हमारा? वाई एक्सिस पर, है ना? और कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो किस पर लाई कर रहा है हमारा? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना? इस तरह सोच के बताएंगे। ये पॉइंट हमारा सपोज करो 2, 3 पी पॉइंट है ना, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह से काम कर रही है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी इसकी इमेज? सोचो जरा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी इसकी इमेज? है ये पॉइंट खुद ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इमेज आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी इसकी इमेज, क्योंकि ये एक मिरर की तरह से काम कर रहा है, तो उसके सामने इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ चली जाएगी आपकी? पी डैश, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे? 2 -3। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इसके क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 2, -3। ओके, बिल्कुल एक्स एक्सिस वो चलेगा 2, मगर वाई नीचे चला गया, क्या हो गया? -3। और अगर सपोज करो ये वाई एक्सिस हमारी मिरर की तरह से काम कर रही होती, तो इमेज कहाँ चली जाती है हमारी? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इमेज इसकी यहाँ बन जाती है पी डैश। तो क्वाड्रेंट क्या बनते हैं इसके? हाँ, तो क्या होते हैं हमारे? -2, 3 बन जाते। आप जानते हो सब, है ना? ये सब आप लॉजिकली जानते हो। फिर मैं इनको दूसरी बात बता रहा था कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। अब इससे मैंने एक सर्किल ऐसे बना दिया, बना सकता हूँ, है ना? एक सर्किल फिर मैंने ऐसे बना दिया, एक सर्किल फिर मैंने नीचे बना दिया, एक सर्किल फिर क्या बनाने की कोई लिमिट है क्या मेरी? मैं कितने भी सर्किल बना सकता हूँ ना, इधर भी कितने भी सर्किल बना सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट। इसका आंसर होगा हमारा इनफाइनाइट। बात क्लियर है मेरी? ठीक है, चलो सोच के बताएंगे जरा कि जो पी और पी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला पॉइंट है पी और पी डैश, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? सोचो सोचो, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुछ तो मतलब होगा उसका। हाँ जी, क्या डिस्टेंस होगा इसका? 6। क्यों? ऊपर कितना चले? 3, नीचे कितना चले? 3। मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 + 3 यानी कि 6 हो गया हमारा। बात क्लियर है मेरी? बेसिक नॉलेज है तो आपके, जो आप जानते हो, है ना? हाँ जी, खैर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना? चलिए मैं पहले इसको हल्का सा लॉजिकली डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसका बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए, किसी को थोड़ा सा याद है अगर a = b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? बताएंगे यार। जो ए में है वो बी में भी है। नहीं, मतलब कहते क्या है इसको? हाँ, मतलब इसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट, है ना? अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है हमारा? ये इक्वल सेट, यहाँ ना इक्वल सेट होता है। और अगर ऐसे लिखा हो कि शायद ये डिस्कस नहीं किया अभी इतना ज्यादा, और फिर भी थोड़ा कुछ आइडिया है कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, ये इक्विवेलेंट सेट है ना? इसका मतलब होता है यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट सेट। ये हमारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं, है ना? जरा सोच के आंसर देना, अगर 2 सेट इक्वल हैं तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? होंगे। अगर वो इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट जरूर होंगे, मगर जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हर बार पॉसिबल होगा। हाँ, वो उल्टा कह है ना? चलो उसमें भी आते हैं ना। और इसको करने से पहले थोड़ा सा देखो पीछे से लिंक करता हूँ आप, है ना? जरा सोच के आप बताना यार कि 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 फिगर हमारी क्या कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होंगी? यस सर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कॉन्ग्रुएंट का अच्छा, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, ये तो फिर आपने लॉजिक बता दिया। कॉन्ग्रुएंट की अगर डेफिनेशन कहें तो क्या होती है? 2 figures if have same shape and same size, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो क्या कहलाती है हमारी? कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। और शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है ना? तो वो क्या कहलाती है? हमारी सिमिलर कहलाती है ना?
कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन कौन सी से चेक कर सकते हैं? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन बताओ जरा कोई। एस आप बताओ। एस आप RHS की फुल फॉर्म? बिल्कुल ठीक, RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। कोई और कंडीशन? डबल एस वो भी होती है। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? दो लाइन और कर्व लाइन, ये होती है हमारी कर्व लाइन। तो इसमें एक वर्ड आता है CPCT। का बताओगे इसकी फुल फॉर्म क्या है? CPCT हाँ, ये क्या होता है हमारा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। अगर मैं कहूं ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? PQR के, तो आप बताएंगे जरा सक्षम कि BC किसके बराबर होगा? हाँ, BC किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? QR के बराबर। और ध्रुव आप बताएंगे जरा AC किसके बराबर हो जाएगा? AC किसके बराबर हो जाएगा? PR के। अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी हटा दिया, अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी की जगह क्या लगा दिया? सिमिलर। भाई माही बता सकते हो क्या ये लॉजिक अभी भी सही है क्या? आपका क्या मानना है, लॉजिक सही है, फेल हो गया आप? अच्छा, और मैं कहूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एंगल A एंगल P के बराबर, तो क्या लॉजिक सही है ये गलत है? गलत है। वरना आपका क्या मानना है? अगर ए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं तो मैं लिख रहा हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल P। आपका सही है, आपका मानना क्या है? सही है। आपका आपका सही, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब एंगल सिमिलर होते हैं ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, मगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल तो क्या इक्वल होती हैं? इसमें साइड्स तो इक्वल नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, साइड्स इक्वल नहीं होती, तो फिर साइड से क्या होते हैं? रेशियो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाँ BC अपॉन, बिल्कुल ठीक, AC अपॉन PR। और ये सब किसके, इसके सबके पीछे क्या रीजन आता है? CP। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या लिखते हैं भाई? नहीं, करस्पॉन्डिंग तो है मगर इसमें चेंज हो जाता है हल्का सा। CPCT ना लिख के क्या लिख देते हैं? CPST, है ना। फिर हम लिखते हैं इसमें बाई CPST। क्या फुल फॉर्म होती है CPST की? हाँ, फिर यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की जगह क्या आ जाता है? सिमिलर आ जाता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, मगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होते हैं। हाँ जी, मैं वापस आता हूँ अपने लॉजिक पर कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैच करता हुआ लॉजिक है तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दो सेट है ना, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, और बी एक सेट मैंने ले लिया ABC। जिसको नॉलेज है वो समझ गए होंगे कि कौन से सेट है आपस में? इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो Na कितना है? Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, और अगर मैं NB की बात करूं तो भी आंसर कितना है? 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो कौन से सेट होते हैं हमारे? इक्विवेलेंट सेट। और अगर मैंने ABC को हटा करके यहाँ भी क्या कर दिया? 1 2 3, अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, अगर एक्चुअल एलिमेंट भी सेम है तो वो क्या हो गए हमारे? इक्वल सेट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज इक्वल टू B से। और ये इस तरह से सिंबल है डबल हेडेड एरो, ये किसका सिंबल हो गया हमारा? इक्विवेलेंट सेट का है। अगर मैं कहूं कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट होंगे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअल सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे होंगे। और यहाँ ABC है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है मगर एक्चुअल एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। बात क्लियर है मेरी? चलिए अब जरा क्वेश्चन का आप आंसर देंगे सोच के। आपके सामने दो सेट आमने सामने लिखे हुए हैं और मैं बेटर ये है एक करके आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए स्टार्टिंग आप धूप से करते हैं। ए सेट है ABCD और बी में है DCBA। हाँ, ये क्या लग रहा है आपको? इक्वल है। आप जरा देखेंगे सेकंड पार्ट। चलो हाँ, चलो एक एक करके आते हैं आपके पास भी। पहले पार्ट का ये कह रहे हैं ध्रुव इक्वल है, आपका क्या मानना है सेकंड वाले का?
सेकंड वाले का इक्वल, आपका क्या मानना है? सेकंड वाले को, हाँ, second. हाँ, इक्वल फर्स्ट का इक्वल है, सेट का क्या हो गया, सेकंड का नॉट इक्वल। हाँ जी बताइए, तो आप बताएंगे थर्ड पार्ट का। चलो अब आप पे भी आ रहे हैं इक्वल, तो वेरी गुड। फोर्थ वाले पार्ट का नॉट इक्वल है ना, और आपका नाम क्या, तृप्ति है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और इसमें देखने आपको इक्वल सेट है या नहीं, है ना। एक्स इज ए सॉल्यूशन, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसका आंसर जब निकाला था ना, तो क्या आया था, -2 और -3 इसका आंसर आया। अब आप बताना है कि फर्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ का, वो इक्वल सेट का एग्जाम्पल है या नहीं, नहीं है ना। और आप बताएंगे ना वहीं कि जो सेकंड पार्ट है इसका फॉलो और वॉल्व क्या इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे, या नहीं समझ आ रहा तो बता देना। आपका क्या मानना है, होंगे? हाँ, क्योंकि क्या लिखा जाएगा, FOLW, और इसमें भी क्या लिखा जाएगा, FOLW, और आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ कि ये समझ में आ गया था कि मैंने कहा -2 -3 आंसर होंगे इसके, x² + 5x + 6 = 0, इसके आंसर क्या होंगे आपके, -5 -2 और -3। कैसे निकाले होंगे मैंने, बिलिटरल स्प्लिट करके। एक तरीका और होता है निकालने का, वो क्या होता है, हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एक और मेथड होता है जो आपका डिलीटेड हो गया था, नाम पता है, नहीं वो तो स्टैटिक्स में चले गए। हाँ, क्या होता है उसकी फुल फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। एक बार हम इसके आंसर को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा इसके सेटिंग हो जाएगी। हाँ ठीक, सही। हाँ जी, बात आ रही है, मगर आंसर निकालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आंसर एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, आप बताएंगे क्या होता है ये B² - 4AC, नहीं आप बताएंगे। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैपिटल D। आप बताएंगे अगर कैपिटल D की वैल्यू 0 से बड़ी है, रियल एंड, नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर D की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो, हाँ, और आप बताएंगे अगर D की वैल्यू नेगेटिव में है तो, हाँ, नो रियल, जिसको हम अभी 11th क्लास में करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आएंगे उस चैप्टर को तब उस पर डिस्कस करेंगे कि वहां से कैसे निकाले जाते हैं ना। चलिए खैर, बिल्कुल सही आप डिस्कस कर रहे हो, और मैं समझता हूँ बहुत आराम से आप सबको सीख भी रहे हो, है ना। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये लो बुक में आपको देता हूँ, आप बताएंगे जरा। हाँ जी, आप बताएंगे इसमें कौन से सेट आपस में इक्वल है। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होने वाली है, इसमें बताएंगे कौन से पेयर आपस में इक्वल है। E एंड B और D तो बिल्कुल सही है, और E और G। हाँ जी, मैं आपको समझ आ रहा है B और D, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट और एक्चुअल एलिमेंट सेम है, और E और G में भी और सेम है ना, तो इक्वल सेट के एग्जांपल। चलिए खैर, ये एक्सरसाइज में किसी को डिस्कस अभी भी करना है कुछ क्या, है ना। चलिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है 1.2 है। देखो आराम से, नहीं कराएंगे आराम से ही, कराएंगे आराम से, भले ही जो कोई वो थोड़ी है कि हमें करना ही है एक्सरसाइज, है ना। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी हो जाए आराम से से करेंगे। समझ में आ रहा है ना, पहले देख, समझ में दिक्कत तो नहीं कोई ना। चलिए लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, टाइम होगा तो इसको कराएंगे, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज है। आज क्या चीज, ये थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में साइन में फर्क करना, ये साइन किसका होता है हमारा, बिलोंग्स टू। ये सिंबल किसका है हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल किसका है हमारा, सबसेट। और ये किसका सिंबल है, कहना है ना, सिंबल का बहुत समझना, बीच में लाइन है, इसमें बीच में लाइन नहीं होती हमारी, है ना। तो ये सेम होता है। देखो ऐसा है ना, जैसे मैं कहूँ कि 2 इज लेस देन 4, अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो कुछ गलत है क्या, गलत नहीं है। और मैं आप हो नहीं, मैं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, फर्क है कोई, मगर सिंबल यही है। मतलब ऐसा नहीं सिंबल को उल्टा नहीं करते, है ना, सिंबल को उल्टा नहीं करते। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर मैं ए है और यहाँ पर बी है, इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। ए क्या है, सबसेट किसका, बी का, या फिर मैं क्या दूं, बी क्या है, सुपर सेट है ऑफ सेट ए का, बाती है ना। ये वाला कह रहे हो,
हाँ इसको लिख देता हूँ मैं, ये तो जानते हो ना, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हाँ सबसेट। और ये किसका आंसर है बताइए आप जरा, नॉट ए सबसेट, है ना, नॉट ए सबसेट। आप एक बार चेक करेंगे थोड़ा सा, एक आध मैं एग्जांपल जनरेट कर रहा हूँ, तो आप उसके आंसर देना। मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 और 6, और यहाँ पर बी लिखा मैंने 1 2 6 7 डैश। हाँ जी वरुण, चलो आप बताएंगे यार, क्या ए बी का सबसेट है या नहीं? नहीं है सर। हाँ जी आप बताओगे यार, ए बी का सबसेट है या नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है, अब ये बताओ जरा। हाँ बताओ, चलो आप बताओ। सर उसमें 1 2 3 6 है, उसमें 1 2 6 7। हाँ तो कौन सा एलिमेंट इसका इसमें नहीं है? 3 नहीं है, है ना। और चलो मैंने इसको 3 को यहाँ लिख दिया, अब क्या ये सबसेट बन गया क्या? सर ए में 7 नहीं है। अब बन गया, अब बन गया, ए में 7 नहीं सर। कोई बात नहीं, ए बी का सबसेट है इस बार। क्यों? लॉजिक क्या होता है, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? तो ए बी का क्या है, सबसेट। और 1 2 3 6 तो है ही, और चलो मैंने इसमें 7 भी डाल दिया, अब क्या फर्क पड़ गया? अब ये इक्वल सेट हो गए, है ना। अब ये लॉजिक किसका हो गया, इक्वल सेट का हो गया। अब लॉजिक समझना है ना, कभी ऐसी स्थिति आ रही है ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ ध्यान रखना, कभी अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये हमेशा क्या रहे होंगे, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि और बी इक्वल सेट बन जाएंगे हमारे। बात क्लियर है मेरी, है ना। चलिए और थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप उसका सोच के आंसर देंगे ना, सबसेट है कि नहीं। x कोलन x बिलोंग्स टू 2। हाँ ये रख सोच के देंगे, ए में क्या है 2 है, और बी क्या सेट है, x कोलन x बिलोंग्स टू 2n, और n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और आपको क्या लग रहा है, ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 2 है, यहाँ पर क्या है 2n है, और नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, सबसेट होगा। अब मैंने 2n हटा करके यहाँ सिर्फ क्या कर दिया, n कर दिया, अभी सबसेट है कि नहीं? हाँ जी आपका क्या लग रहा है? अब मैंने 2n हटा के n कर दिया, आपका कह रहा नहीं है। हाँ जी किसका मानना है, ये होगा नहीं होगा? ये अभी भी है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 2 आएगा, नेचुरल नंबर में तो 2 आएगा ना। अरे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो होगा, तो क्या दिक्कत है? और मैंने अगर इसको यहाँ 3n कर दिया तो अब फेल हो गया, अब फेल हो गया। अब 2 इसमें तो है बट 2 इसमें आएगा ही नहीं, इसका पहला नंबर क्या होगा? हाँ अब इसका नंबर पहला 3 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होगी, तो 3 6 इस तरह चलेगा, है ना। मगर 2 इसमें नहीं मिलेगा, अब इसका सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर है मेरी? और ध्यान रखना, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब डेफिनेटली बात है कि दोनों क्या रहे होंगे, इक्वल सेट रहे होंगे, है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे, और किसी को दिक्कत है तो बैठ सकते हो अभी भी, है ना। वेलकम जी।